पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जिसे यूरोप भी कहता है, वहाँ पर एक देश अब दोबारा से अपने आप पे या अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और वो है सीरिया। सीरिया में हालात जो पिछले एक हफ्ते के रहे हैं वो हम सबकी नज़र के सामने हैं कि कैसे वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असाद को वहाँ से भगा दिया गया है। विद्रोहियों के विद्रोह की वजह से सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क या अंग्रेज़ी में जिसे दमास्कस कहते हैं, उस पर अब विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इससे पहले विद्रोहियों ने पिछले 4 दिनों में क्या किया उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि बशर अल असाद अब कहाँ गए, सीरिया में अब हालात कैसे हैं, ताज़ा हालात कैसे हैं, ज़मीन पर वहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तहरीर अल शाम HTS करके जो विद्रोही संगठन है, जिसे कई साल पहले US ने या अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अब वो वहाँ पर कब्ज़े में है, यानी दमिश्क यानी सीरिया के मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं अब उसके कब्ज़े में हैं। और जब से विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्ज़ा किया है यानी सीरिया के मैक्सिमम पार्ट्स पे कब्ज़ा किया है, बशर अल असाद जो हैं वो रूस जा चुके हैं अपने परिवार के साथ और रशिया ने उनको वहाँ पर पनाह दी है। अब बात करते हैं कि सीरिया में हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ कि सीरिया में एक अंतरिम सरकार, जैसा आपने बांग्लादेश में देखा था जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था, 5 अगस्त को शेख हसीना वहाँ से चली गई थी, उनको भारत में पनाह मिली थी और वहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई जिसके सलाहकार कह लें या प्रधानमंत्री के पद पर मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया था। इसी तरह सीरिया में भी दमिश्क यानी उसकी राजधानी में जो HTS आतंकवादी संगठन जिसे बताया जा रहा था उसने कब्ज़ा किया और अपने ही प्रोविंस में, पहले HTS इदलिब नाम की जगह पर जो सीरिया का एक इलाका है उस पर काबिज था, उस पर वो कब्ज़ा करके वहाँ पर सरकार, अपनी एक अंतरिम सरकार चला रहा था। उस सरकार में जो प्रधानमंत्री थे अब उन्हीं को सीरिया का प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया गया है। फिलहाल वहाँ पर क्या हो रहा है, सीरिया में HTS नाम के संगठन या विद्रोही संगठन ने जिस तरह से दमिश्क पर कब्ज़ा किया है, अब उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को छुड़ाने की कोशिश की है जो राजनैतिक अरेस्ट पे थे या पॉलिटिकल अरेस्ट थे, जिनको बशर अल असाद ने जेलों में बंद कर रखा था। और ऐसी ही एक जेल की खबर अब हर जगह फैल रही है और जिसका जो इस इलाके में पाया जाता है जिसका नाम है सदनाया नाम के इस इलाके में जो जेल बनाई गई है उसमें करीब बताया जा रहा है कि कई हज़ारों में और कई सालों से वहाँ पर जो बशर अल असाद के राजनीतिक विरोधी थे या जो भी बशर अल असाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे उनको उस जेल में बंद कर दिया जाता था। जो तस्वीरें वहाँ से आ रही है उससे पता लग रहा है कि वो एक मामूली जेल नहीं है बल्कि कई मल्टी स्टोरी कह सकते हैं, कई मंजिलों वाली जेल है। अंडरग्राउंड में भी बहुत कुछ बना हुआ है और फिलहाल जो खबरें सीरिया से आ रही हैं उससे ये पता लग रहा है कि अभी भी उस जेल में ऐसी कई जगहें हैं जिनको CCTV से तो देखा जा सकता है, लेकिन उस तक पहुँचने का रास्ता उन विद्रोहियों के हाथ अभी भी नहीं आया। और विद्रोही अब सीरिया में अलग अलग इलाकों में उस जेल में पहले ड्यूटी करने वाले लोगों को बुलाकर उस जेल के उन तहखानों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ पर फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। कई ऐसी कहानियाँ सीरिया से आई हैं जिसमें कई लोग कई सालों से, दशकों से वहाँ पर फंसे हुए थे, कोई 20 साल, कोई 30 साल। हालांकि सीरिया में जो असल विद्रोह शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग के साथ वो 2011 में हुआ था और उससे पहले भी बशर अल असाद के जो पिता थे हाफिज अल असाद, उनके शासनकाल में भी कई विद्रोहियों को उसी जेल में रखा गया था। और अब उस जेल से ऐसी दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं जिससे ये पता लग रहा है कि कई ऐसे लोग जो करीब 20-30 साल से भी उस जेल में थे अब वो बाहर आकर सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि क्या हाफिज अल असाद जिंदा हैं या क्या बशर अल असाद जिंदा हैं। इसी बीच विद्रोहियों ने यह भी कहा है कि जो भी सीरियाई सीरिया छोड़कर इस पूरे पिछले 10-12 सालों में बशर अल असाद की वजह से अलग अलग देशों में शरणार्थी बन गए थे वो वापस आ सकते हैं। इस वजह से सीरिया के साथ लगने वाले जो मुल्क हैं, लेबनान हो या फिर टर्की हो, उन दोनों ही मुल्कों की सरहदों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं जिसमें से सीरियाई लोग अब अपने मुल्क वापस आ रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी चुनौती, पिछले 24 से 48 घंटों में इजराइल ने दोबारा सीरिया पर हमला करना शुरू कर दिया है और उन इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है जिस पे पिछले 71 सालों में कभी भी इजराइल ने कब्जा नहीं किया था। गोलान हाइट्स एक इलाका है जो सीरिया का इलाका है, लेकिन उस पर इजराइल का कब्जा है क्योंकि 1967 की 6 डे वॉर जिसको कहते हैं, 6 दिन की लड़ाई हुई थी, उसमें इजराइल ने गोलान हाइट्स का कुछ इलाका कब्जा किया था। लेकिन अब पिछले 48 घंटे में जब से सीरिया में हालात बदले हैं, विद्रोहियों ने बशर अल असाद को मार भगाया है या उनको भागने पर मजबूर किया है, उसके बाद से इजराइल ने सीरिया के माउंट हरमन इलाके, हरमन पहाड़ के इलाकों पर भी दोबारा कब्जा कर लिया है और
इजराइल की फोर्सेस, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दमिश्क यानी सीरियाई कैपिटल से, सीरिया की राजधानी दमिश्क के शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर तक वो पहुंच गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सीरिया अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, शरणार्थियों को वापस बुला रहा है, तो क्या इजराइल के इस हमले से, और इजराइल ने न सिर्फ ज़मीन पर कब्जा किया है बल्कि पिछले 2-3 दिनों में बशर अल असद की सरकार द्वारा छोड़े गए ऐसे इलाके और ठिकाने जहां पर बताया जा रहा है कि कई हथियार पड़े थे या टैंक्स पड़े थे या फाइटर जेट्स पड़े थे, उन सबको नस्ते-नाबूद कर दिया। इजराइल का यही कहना है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस, जो अक्सर वो कहता है कि अपने बचाव के लिए वो अपने दुश्मनों को नस्ते-नाबूद कर रहा है। ऐसे में यूएस, टर्की और मिडिल ईस्ट के जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो सीरिया पर नज़र बनाए हुए हैं। सभी राष्ट्रों ने, खास करके सभी देशों ने इस विद्रोह को, क्योंकि वहाँ पर जनरली लोगों का यह विद्रोह था, HTS नाम के इस संगठन ने उसको लीड किया और बशर अल असद को वहाँ से जाने पर मजबूर किया। लेकिन अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि अब क्या सीरिया में शांति स्थापित होगी। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सीरिया का भी हाल इराक और लीबिया जैसा हो जाएगा, जहां लगातार जो है माहौल ख़राब ही रहता है। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि सीरिया में जो ये विद्रोह हुआ है ये प्योरली पब्लिक विद्रोह था, या वहाँ के लोगों द्वारा किया गया था, और इसमें बाहर के खिलाड़ियों का कम रोल रहा है या इंटरनेशनल प्लेयर्स का कम रोल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब सीरिया में आगे आने वाले दिनों में कितनी स्थिरता आती है। क्या जो सरकार वहाँ पर अंतरिम सरकार बन रही है या जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया है वो HTS से ही एफिलिएटेड है, हयात तहरीर अल शाम करके जो आतंकी संगठन जिसको US भी कह रहा था, उससे ही जुड़े हुए लोगों को वहाँ पर प्रधानमंत्री और वहाँ पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन एक और चिंता का विषय है कि HTS पहले अलकायदा और ISIS से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, और अब उनके कार्यकाल में पहले 2010, 11 और 12 में कई माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक जो वहाँ पर रहते हैं, जैसे ड्रूज़ हैं, शिया हैं और अलग अलग धर्म और जात के लोग जो रहते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया गया था। अब देखना होगा कि HTS जो अब वहाँ पर सरकार बना रही है, क्या वो अल्पसंख्यकों पर दोबारा उसी तरह का अत्याचार करेगी। हालांकि HTS के जो हेड हैं अल गोलानी, उनका ये मानना है या वो अब ये कहते हैं कि ऐसे किसी भी तरह से वो माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं करेंगे। तो सीरिया के सामने कई चुनौतियाँ हैं। एक तरफ इजराइल हमला कर रहा है, दूसरी तरफ जो है आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए, और जो शरणार्थी वापस आ रहे हैं, सीरिया के ही जो सिटीजन दूसरी कंट्रियों में शरणार्थी बनकर गए थे, उनको भी वापस बुलाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या पश्चिम एशिया का एक और मुल्क जो जंग और कत्लो गारत से उभरा है, क्या वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा या नहीं। बाकी अपडेट्स देखने के लिए NDTV देखते रहिए।